नमस्कार, मैं राकेश वैद आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट विशाल शर्मा, जो पिछले कई सालों से दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ये मकसद है कि इनके साथ सवाल जवाब करें कि वकीलों की क्या समस्याएं हैं और क्या उनके समाधान हैं। नमस्कार विशाल शर्मा जी। विशाल जी, आपने बहुत सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने लॉ करी 1998 में और आपने अपने आप को रजिस्टर कराया 2000 में। क्या रीज़न रहा कि आप 2 साल बाद आपने रजिस्टर कराया? एक्चुअली जब मैंने लॉ पास करी 1998 में, तो मैं उस टाइम कुछ बिजनेस कर रहा था जिसमें मैंने सेल टैक्स नंबर वगैरह ले रखा था। तो उसको वाइंड अप करने में 2 साल का टाइम लगा। उसके बाद फिर फुल फ्लैश वकालत 2000 से स्टार्ट मैंने कर दी थी। तो इन 25 सालों में आपने वकालत में क्या चेंजेस देखे? देखिए, ये जब मैंने वकालत शुरू की थी उस टाइम में और अब काफ़ी फ़र्क आ गया है, क्योंकि पहले जजेस जो हैं वो न्यू कमर्स को एकोमोडेट करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है। नए बच्चे को जजेस जो है वो उलझा लेते हैं। उनसे जो है किसी क्वेश्चन पे उनकी हेल्प करने की बजाय उनको कहते हैं क्या आपने पढ़ा है, बुक्स लीजिए, देख के बताइए, एकोमोडेट नहीं करते हैं। तो अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। आपने 2010 में साकेत कोर्ट बना, आप तब से साकेत कोर्ट में ही हैं। तो आपने क्या समस्याएं वहाँ पे देखी जो वकील फेस कर रहे हैं साकेत कोर्ट में स्पेशली? देखिए, 2010 में 28 अगस्त 2010 को साकेत कोर्ट ट्रांसफ़र हुई थी पटियाला हाउस से साकेत। और वहाँ ना तो बैठने की जगह थी, ना हमारे पास बार ऑफिस था, ना पानी पीने के लिए था, ना सिटिंग अरेंजमेंट था। उस टाइम शुरू के 2 साल बहुत ज़्यादा वहाँ वर्क करने की जरूरत थी। हमारी कमेटी ने जीतने के बाद जितना हम वर्क कर सकते थे वो हमने वहाँ किया। एक छोटा सा हमें कमरा दिया गया था जिसमें बार काउंसिल से 2 संदूक हमें दिए गए, जिसके अंदर 10,500 11,000 मेंबर्स के फार्म थे। तो मैंने एक रूम कह सकते हैं, वो उस टाइम वो संदूक वहाँ रखवाई क्योंकि जगह थी नहीं। हमारे प्रधान सेक्रेटरी कह रहे थे भाई क्या कर रहे हो। मैंने सर अब क्या करें, यहाँ बैठने की जगह तो है नहीं, थोड़ा सा हार्ड स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। तो उस टाइम जैसे जैसे बिल्डिंग हैंड ओवर हुई, चैम्बर अलॉटेड हुए, उसके बाद चीज़ें स्मूथली अब चल रही हैं। आपने साकेत कोर्ट से जो पहला इलेक्शन था उसमें एज ए एडिशनल सेक्रेटरी आप इलेक्शन जीते थे। तो एज ए एडिशनल सेक्रेटरी साकेत बार का जो आप पहली बार बने थे, तो उस वक्त आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मेन जो कमेटी में वैसे तो मेंबर एग्जीक्यूटिव की अहमियत पूरी होती है, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी की सीट पर रहते हुए कोर्ट्स के साथ, डीजे के साथ या बीएमसी कमेटी है हमारे यहाँ जिसमें हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके साथ मीटिंग के लिए प्रधान और सेक्रेटरी जाते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी का इतना रोल होता नहीं है, लेकिन हमने अपने लेवल पे एडिशनल सेक्रेटरी क्या काम कर सकता है और उसकी क्या भूमिका रहती है बार के मेंबर्स की भलाई के लिए, वो सब चीज़ें हमने देखते हुए वहाँ काम किए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि हेल्थ कैंप है, हमने बार का एक नया पैसा नहीं लगने दिया। वहाँ पर शुरू में एडवोकेट्स के लिए मेदांता हॉस्पिटल से हमने हेल्थ कैंप भी लगवाया। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप इलेक्शन जीत के आप आए तो आपके सामने क्या सबसे बड़ी समस्याएं थी वकीलों की और उनका क्या समाधान आपने किया उन लोगों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या वकीलों की थी सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ सिटिंग थी नहीं। दूसरा, इसमें जब एडवोकेट्स बने तो पूरी दिल्ली के एडवोकेट्स एनरोल्ड हुए थे साकेत बार एसोसिएशन में। जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर थे वो ज्यादातर मेंबर बन गए साकेत बार में कि हमें चैम्बर मिलेगा। चैम्बर थे 666, सबको मिल नहीं सकता था। तो हमारी सबसे बड़ी ये एक चैलेंज था कि कैसे एकोमोडेट किया जाए। तो जिन लोगों ने पटियाला हाउस में जिनका चैम्बर था उन्होंने पहले अपना चैम्बर छोड़ा, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद जो है जिनके पास चैम्बर नहीं था तो सीनियरिटी बेसिस पे किसी को सिंगल मिला है, किसी को डबल मिला है, कईयों को क्यूबिकल्स मिले हैं। तो वो समस्या का धीरे धीरे समाधान हुआ। ऐसे कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस आपको याद है जो वकीलों के कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो और आपने उसका समाधान किया हो, जो एक पर्टिकुलरली कोई एक अच्छा खासा? देखिए, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जज साहब का नाम नहीं लूंगा। कोर्ट से एक आदमी आया और उन्होंने कहा जज साहब आपको बुला रहे हैं। एक्चुअली बुला रहे थे प्रधान सेक्रेटरी को, कोई था नहीं, क्योंकि मैं सारे टाइम ऑफिस में वकीलों की समस्याओं से घिरा रहता था। तो उन्होंने आके मेरे को बोला कि जी प्रधान सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, आप कौन है? मैंने कहा मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ, आप चलिए। तो मैं वहाँ गया तो जज साहब ने कहा ठीक है बैठिए, मेरे साथ एक कमेटी मेंबर और थे लव शर्मा। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने कहा हमने एक एडवोकेट के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी है। मैंने कहा सर जब आपने एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया तो फिर हमें किस लिए बुलाया? आपने तो अपना काम कर दिया। लेकिन जब आपके ऊपर कोई बात आती है तो आप बार में बताते हैं तो बार आपके लिए, क्योंकि उन जज साहब के फेवर में एक बार ने शो को नोटिस दिया था एक मेंबर को, हमारे जो साकेत बार के मेंबर थे। तो मैंने उनको वो बात याद दिलाई, पर मैंने कहा सर आपने क्या किया? तो मैंने अपने कमेटी मेंबर से कहा चल भाई ये तो जो उन्होंने जज साहब ने करना था कर दिया, अब हम बैठ के यहाँ क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी आप नाराज हो गए। मैंने सर मजा जब आता जब आप पूछते कि हाँ जी ये समस्या है, क्या करना है। और समस्या क्या थी उसके अंदर कि किसी ने, क्लाइंट ने
वकील साहब को एक सर्टिफिकेट दिया और वो सर्टिफिकेट जो था वो जुवेनाइल की तरफ इशारा कर रहा था कि बच्चे की उम्र जो है अभी 16 साल से कम है। तो उन्होंने कहा जी ये फेक है। अब वकील साहब को उसके क्लाइंट जो अंदर था उसके माँ ने दिया या पिताजी ने दिया, वो फेक है या सच्चा है, कोई वकील तो इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं है। उस पर वो उस डॉक्यूमेंट को एक नोटरी ने अटेस्ट कर दिया। नोटरी के पास आप जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, उसको वो अटेस्ट कर देता है। लेकिन उन्होंने दोनों के ऊपर FIR के ऑर्डर कर दिए, नोटरी के खिलाफ भी और वकील साहब के खिलाफ भी। तो मैंने कहा सर ये आपने प्रिज्यूम कर लिया कि ये वकील साहब ने बनाया, कोई वकील इस तरीके का काम नहीं करता है, आपको पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, तब FIR के ऑर्डर करते। तो ऐसी समस्याएं रही हैं जिससे हमें शुरू में जुडिशरी से भी जूझना पड़ा है। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी में नॉर्मली हाई कोर्ट के जस्टिस भी शामिल होते हैं। तो एज ए एडिशनल सेक्रेटरी जब आप थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उन लोग उस वक्त? देखिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में था तो मुझे द्वारका बार के सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आज साकेत बार की मीटिंग है, आपके यहाँ से कोई नहीं आया। मैंने कहा सर मेरे को तो मालूम नहीं है। तो मैंने अपने प्रधान जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ यार मीटिंग तो थी, हम स्लिप हो गया, अगर आप वहाँ हो तो आप चले जाओ। मैं चला गया तो दीपक मिश्रा जी उस टाइम चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट हुआ करते थे। तो फैमिली कोर्ट के लेके एक समस्या थी कि एक एक्ट हमारा फैमिली कोर्ट का ये कहता है कि उसमें वकील अपीयर नहीं होंगे। तो हमें ये था कि जब वकील अपीयर नहीं होंगे तो हम कोर्ट क्यों यहाँ चलने देंगे, वकील की तो रिक्वायरमेंट है ही है कोर्ट के अंदर। दूसरा वो हमें बिल्डिंग से, जो हमारी साकेत कोर्ट की बिल्डिंग है उसके आउटर से बाहर होके वहाँ जाना पड़ता घूम के। साकेत के अंदर से बिल्डिंग के, जो हमारी बिल्डिंग है वहाँ से कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने अपनी बात उनके सामने रखी चीफ जस्टिस साहब के पास। तो उन्होंने कहा ये तो लिखा रहता है एक्ट में, कोई नहीं, बगैर वकील के तो काम होगा ही नहीं, ये तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा मैंने उनको कहा सर एक गेट हमारी अंदर बाउंड्री से आप इसमें बना दें जिससे कि वकील आराम से आ जा सकें, अंदर से या कोर्ट से वो फैमिली कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने वो गेट बनवाया और इस तरीके से वो काम भी हो गया। दिसंबर 2010 से लेके 2012 तक आप एडिशनल सेक्रेटरी रहे साकेत बार के। तो इस पीरियड में क्या कभी आपकी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई वकीलों के किसी मुद्दे को लेके? देखिए ये मैंने अभी आपको एक इंसिडेंट इससे पहले बताया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जब बिल्डिंग हैंड ओवर हुई तो BMC के चेयरमैन जो हैं वो बदरसुर दुरेश साहब थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जज। हमारी कमेटी की मीटिंग में ये हुआ कि बिल्डिंग तो हैंड ओवर हो रही है और उसका जो पत्थर लगेगा, हमारे प्रधान सेक्रेटरी ने ये कहा कि कमेटी मेंबर के साथ जजेस अपना नाम नहीं लिखवाना चाहते। मैंने कहा जी कमेटी मेंबर यहाँ इलेक्शन जीत के आए हैं और 10 से 12 हज़ार मेंबर हैं, उनके हम प्रतिनिधि हैं, तो ये कहना कि हम उनके साथ नाम नहीं लिखाएंगे जजेस का, ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि हमारी कमेटी में 11 मेंबर हैं, उनमें से सबने 8 लोगों ने मिलकर ये कहा कि जी विशाल को हम भेजते हैं, ये आपके साथ जाएंगे। तो मैं प्रधान सेक्रेटरी के साथ गया और वहाँ बदर साहब से जब मीटिंग हुई तो मेरे को बाहर कह के ये ले गए थे कि आप अंदर नहीं बोलोगे। मैंने कहा ठीक है जी वो तो मौका देखेंगे, जब मन में बात करी कि भाई जाना तो है ही। पहले तो उन्होंने कहा जब वहाँ कोर्ट में पहुँच गए आप यहीं बैठिए। मैंने सर मैं बैठने नहीं आया, मुझे तो जो है उन 8 मेंबर ने अपने बिहाफ पे भेजा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं बाहर बैठ जाऊँ, मैं अंदर जाऊँगा। जब मैं अंदर गया तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अंदर बोलेंगे नहीं। मैंने ठीक है जी देखते हैं क्या करना है। जाके बैठे तो हमारे प्रधान ने कहा बदर साहब को कि सर पैसा तो कमाया नहीं है, कम से कम नाम ही कमा लेंगे, आपका भी नाम आ जाएगा और हमारा भी नाम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा मिस्टर मदन अगर आपको इतनी नाम की जरूरत थी तो आप स्टेट में इलेक्शन लड़ते, आप वकीलों के इलेक्शन में क्यों आ गए? तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो बात ही नहीं रखने दे रहे हमारी। तो फिर मैंने उनको कहा, जब उन्होंने ये कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारा नाम बिल्डिंग के पत्थर पे लगे, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने सर कोई नई डिमांड नहीं है, द्वारका कोर्ट बनी है 2008 में और वहाँ GS अस्तानी साहब का पत्थर लगा हुआ और सारी कमेटी का पत्थर लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप उस पत्थर की फ़ोटो खींच के लाएँ तो फिर हम देखते हैं। तो मैंने वहाँ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया और 2 मिनट में व्हाट्सएप पे मेरे पास वो फ़ोटो आया और मैंने वो फ़ोटो बदर साहब को दिखाया। लेकिन उससे पहले जब उन्होंने कहा कि फ़ोटो दिखाएं तो एकदम मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा सर इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। तो हाई कोर्ट के जज के सामने आप एकदम इस तरीके से बोलेंगे एग्रेसिव मोड पे, तो हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने कहा क्या कर रहे हो ऐसे पकड़ के। मैंने सर कोई नहीं। फिर मुझे लगा जब वो पत्थर की फ़ोटो हमने दिखा दी तो वो कहने लगे कि क्या नाम है AK सीकरी साहब से, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उस टाइम के, उनसे एक बार बात करूँगा। तो मैं खड़ा हुआ, सब हम खड़े हुए, तो गेट पे ही मैंने उनको थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा कि जज साहब को सुनाई दे, मैंने सर बिल्डिंग गवर्नमेंट की है और इसमें लॉ मिनिस्टर को बुला के हम रिबन कटवा देंगे, हमें जजिस की जरूरत नहीं है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हम साकेत कोर्ट बाद में पहुँचे हैं, जज साहब का फ़ोन DJ साहब को पहुँचा और वो पत्थर DJ साहब ने
अपने खर्चे पे वहाँ साकेत कोर्ट में लगवाया। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमें अपना कोई काम करना है तो हम हाई कोर्ट के जज से, जब बीएमसी चेयरमैन से मिल रहे हैं तो वो बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी के चेयरमैन है, हाई कोर्ट जज नहीं है, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, कोर्ट रूम में आप जज साहब हैं, जो फाइल कहती है अगर हम केस के रिगार्डिंग आए हैं तो आप उस हिसाब से ऑर्डर करें, पर अपनी समस्या तो हमें रखनी पड़ेगी एग्रेसिव मोड पे, तभी काम होता है। में रखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बोला आपने। ड्यूरिंग आप जब वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी थे 2011-12 के टाइम पे, उसी ड्यूरेशन में चैम्बर अलॉटमेंट हो रहा था, तो पर्टिकुलरली ये जो चैम्बर जो अलॉटमेंट हुआ है ये आपके टेन्योर में ही ज़्यादा हुआ है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रही है, उसमें क्या क्या आपको समस्या आई, आपने कैसे उसको डील किया? देखिए, चैम्बर अलॉटमेंट को मैं अभी पहले भी बताया जैसे कि चैम्बर अलॉटमेंट में समस्या ये थी कि जिनके पास चैम्बर था सबसे पहले उसको चैम्बर मिले और फिर सीनियरिटी के बेस पे मिले। तो मेंबर इतने ज़्यादा थे और चैम्बर सिर्फ 666 थे, जिसमें कि कुछ सिंगल ऑक्यूपेंसी के थे और कुछ डबल ऑक्यूपेंसी के थे, और कुछ क्यूबिकल थे जिसमें एक में 6 लोगों को मिलना था। तो वो 10,000 12,000 लोगों का फार्म निकालना, उनको टैकल करना, क्योंकि हर आदमी ने फॉर्म भरा, 10-10 उसके अंदर वकालतनामे चाहिए थे, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करना, फिर उसमें ऑब्जेक्शन जैसे आ गए लोगों के क्राइटेरिया जिनका पूरा नहीं हो रहा था, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन रिमूव करना। तो एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, पर निपट गया अच्छे से। जब आप एडिशनल सेक्रेटरी रहे जिस पीरियड में, क्या आपकी कभी लॉ मिनिस्टर से मुलाकात हुई कोई वकीलों की समस्याओं को लेके? देखिए, लॉ मिनिस्टर से हम मिले थे उस टाइम, सलमान खुर्शीद साहब लॉ मिनिस्टर थे, और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तो प्री जुडिक्शन को लेके, उससे पहले क्या नाम है वकीलों की चैम्बर्स ब्लॉक को लेके, तो लॉ मिनिस्टर साहब से भी मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, और मैंने उनको उस टाइम पे ऑफ़र भी किया था कि सर, साकेत कोर्ट जो है हमारी एशिया की सबसे बड़ी कोर्ट बनी है, आप एक बार आइए, हमें लाइब्रेरी का उद्घाटन आपके हाथ से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और उन्होंने हमारी बात मानते हुए और साकेत की लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। तो वकीलों की समस्या मेन जो हमारी रही है शुरू से आखिरी तक, अभी जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पिछले 10 सालों से चल रहा है, ये पास नहीं हो रहा। सरकारें चेंज हुई, सरकार आई भी, हमने लॉ मिनिस्टर का घेराव भी किया। उस टाइम लॉ मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, तो अरुण जेटली साहब के हमने घर पे भी वकीलों ने धरना दिया कि भाई किसी तरीके से ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो। प्रीक्यूरी जुडिक्शन जो, क्योंकि दिल्ली के अंदर 15 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में आता क्या है, 20 लाख रुपए तक का जुडिक्शन नीचे था, उससे ऊपर का हाई कोर्ट था। बाद में जाके वो फिर 1 करोड़ का हुआ, और नीचे की कोर्टों में फिर काम उस हिसाब से आने लगा। कमेटी में आने से पहले क्या आपके पास में वकीलों की समस्या आती थी, क्या आप उनका समाधान करते थे या कोई डील करते थे? देखिए, हमने एक लॉयर वेलफेयर सोसाइटी, जब मैं स्टार्ट किया 98 में, थोड़ा बहुत मैं आता था, और 2000 के बाद तो मैं एक्टिव प्रैक्टिस में हूँ। तो हमने एक लॉयर वेलफेयर सोसाइटी, क्योंकि वकीलों की जो समस्या है, हमारी बार काउंसिल के पास बहुत वर्क रहता है, उन तक बात पहुँचाना, लॉ मिनिस्टर तक अपनी बात पहुँचाना, राष्ट्रपति के तक भी अपनी बात पहुँचाना, इन सब चीज़ों के लिए आप अकेले इंडिविजुअल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लगा कि भाई हम एक सोसाइटी बनाते हैं, तो लॉयर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले, मुझे याद है कि जब हमने पहला सेमिनार ILI में किया था, तो उसमें मैंने उड़ीसा हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे IM खुदिशी साहब, उनको इनवाइट किया, और हमने स्टाइफंड की डिमांड रखी कि जो नए एडवोकेट्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्टाइफंड होना चाहिए। बड़े दुख की बात यह है कि हमने वो सेमिनार कराया, दिल्ली में स्टाइफंड आज तक नहीं है, और खुदशी साहब ने उड़ीसा में जाके, उड़ीसा बार ने सबसे पहले वहाँ स्टाइफंड चालू कर दिया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 2009-2010 की, जब ये 2009 की, जब ये साकेत कोर्ट वहाँ शिफ्ट भी नहीं हुई थी। तो हम साकेत में आने से पहले भी वकीलों के लिए काम करते रहे हैं। आपने कमेटी में आने से पहले भी आपने काम किया, कमेटी में रह के भी आपने बताया आपने काफ़ी काम किया। तो 2012 में जब आप कमेटी आपकी डिसॉल्व हुई, जब नए इलेक्शन हुए, उसके बाद भी क्या आप वकीलों के समस्याओं के साथ डील करते रहे, या उनकी समस्याएं आपने देखी, आपके पास आती थी समस्याएं? देखिए, मैं आपको एक जनरल समस्या बताता हूँ, ये साकेत कोर्ट की ना होके पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के लिए है। मुझे एक आर्टिकल मिला, उसमें लिखा कि एक उबर कांड हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक टिप्पणी करी, किसी ने 311 की एप्लीकेशन लगाई थी एविडेंस रिकॉल करने के लिए उस केस में। तो उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन ऐसे ही लगा देते हैं वकीलों को कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, और इस तरीके के वकीलों का मेंटली और फिजिकली टेस्ट होना चाहिए। जब वो मेरे संज्ञान में आया तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उस पर हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक KTS तुलसी साहब का
छोटा सा आर्टिकल मैंने अखबार में पढ़ा था 2 लाइन का, मैंने उस पर पूरा इंटरव्यू दिया और ब्लंटली मैंने उसमें ये कहा कि इस तरीके की टिप्पणी देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एडवोकेट भी जो है वो कोर्ट ऑफिसर है, आप उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। फिर तो बात ये भी उठेगी कि किस तरीके से नीचे की कोर्ट में जजेस काम कर रहे हैं। और उस इंटरव्यू में मैंने कहा कि अगर यही सब चीजें हैं तो फिर ये भी बात उठेगी कि जजों का भी फिर मेंटली और फिजिकली टेस्ट होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात थी, मुझे थ्रेट भी दिया गया कि आपने एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी कर दी है। मैंने कहा भाई जब जो होगा वो देखा जाएगा, हम तो वकीलों की आवाज उठाने के लिए हैं। अगर आपको वकीलों के लिए नेतागिरी करनी है तो आपको बोल्ड होकर काम करना पड़ेगा, आप झुक के कभी वकीलों की समस्या को हल नहीं करा सकते। जैसे कि आपसे बातचीत करते हुए मुझे ये फील हो रहा है कि आपने पूरा डेडिकेटेड वे में वकीलों के लिए काम किया, बट फिर भी मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, कोई ऐसी यादगार, कोई ऐसा आपने कोई काम किया हो पूरे जो लीगल फेटर्निटी के लिए जितने अपने वकील हैं, वकील भाई हैं, स्पेशली दिल्ली के, जो आपने उनके लिए अपने पुरजोर तरीके से किया और उनको वो फ़ायदा पहुंचा हो उससे? देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि जब साकेत बार आ गई तो यहाँ क्या था कि हमारा कमर्शियल का बिजली का बिल आता था। अब कमर्शियल का बिल ये है कि आपने 3 किलोवाट जैसे मीटर ले रखा है आपने 3 किलोवाट का, आपने 2 यूनिट जलाओ या 3 यूनिट जलाओ, आपका 2000 रुपये का बिल आना ही आना है। क्योंकि सरकार दिल्ली में केजरीवाल साहब की थी और बिजली उनके अंडर में थी, तो मैं अपने डेलीगेट के साथ जो लॉयर वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को मिला और हमने उनके आवास पे जाके वो एक लेटर उनको दिया कि सर ये समस्या है कि कोर्टों के अंदर बिजली, क्योंकि हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ में नहीं आते हैं, आप ये कमर्शियल मीटर हमारे ऊपर लगा दिया है, इसको डोमेस्टिक कर देंगे तो बड़ी आपकी मेहरबानी रहेगी और एक ये अच्छा कदम होगा। दूसरा मेरा पॉइंट था कि दिल्ली में जैसे मेट्रो चल रही है, तो मैंने उनको मेट्रो के लिए भी कहा कि सर साकेत कोर्ट में जैसे 30 हज़ारी कोर्ट में मेट्रो है, द्वारका में मेट्रो है, बिल्कुल कोर्ट के पास ही है, ऐसी साकेत कोर्ट में बन जाए। तो उन्होंने कहा भाई शर्मा जी आप पहले ये बिल को देख लें, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या नाम है मेट्रो का क्या करना है। मैं ये नहीं कहता कि सारा क्रेडिट मेरा है, हमारे बार के लीडर्स ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया, तो कहीं ना कहीं 10-20% हमारा भी उसमें रोल रहा कि वो मीटर का जो हमारा बिजली का बिल आता था वो अब निल आता है। पिछले 3 साल से जो है वकीलों को बिल नहीं देना पड़ रहा है साकेत कोर्ट में। बहुत बढ़िया, तो एक बहुत बड़ा उनको अपॉर्चुनिटी रही है, होनी भी चाहिए उनके लिए। जैसे कि मैंने आपके बारे में काफ़ी सर्च किया, देखा भी आपके ऑनलाइन स्टेटस में भी, आप जो है बहुत धार्मिक हैं और आप जो है धार्मिक स्थानों में जाते रहते हैं। तो हमारे जो बार काउंसिल हैं इसमें हर सारे भाई हमारे इकट्ठे हैं, तो एज ए रिलीजियस मैन आप कैसे डील करते हैं हर टाइप के उसमें? देखिए हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब प्रोफेशन में नहीं था उससे पहले मैं अजमेर शरीफ हो आया, मैं महरौली की दरगाह पे भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी गया हूँ, मैं चर्च में भी गया हूँ, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। लेकिन हाँ, ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया है और मैं ब्राह्मण संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरा रिलीजियस जो, मैं अपने रिलीजियस को तो प्रायोरिटी देता ही हूँ, लेकिन मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करता। अभी पिछले मैं जून में मैं लखनऊ गया, इमामबाड़ा में भी गया, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, मैं अंबेडकर पार्क है उसमें भी गया, मैं अभी महाराष्ट्र में गया था, वाराणसी थे हम, तो वहाँ श्री सल्लम करके शायद है नाम, में मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो गौतम बुद्ध जी का है वहाँ पे काफ़ी बड़ा, मैं वहाँ भी गया। तो मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, सबको साथ लेके चलते हैं। मेरे भी साथ जितने भी मेरे यार दोस्त हैं या जितने भी मेरे एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी में मिलने वाले हैं, सभी धर्म के लोग हैं और सभी बहुत आदर सम्मान से सब मिलजुल के कार्य करते हैं। बेसिकली आप इंसानियत की कदर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आने वाले इलेक्शन में आप सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर आप इलेक्शन जीत के आते हैं तो आपके माइंड में क्या है कि आप क्या करेंगे जो वकीलों को जिसका फ़ायदा मिले? देखिए जी, जहाँ तक साकेत की बात है कि क्योंकि इलेक्शन साकेत में है, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी जो मेंबर प्रधान सेक्रेटरी होते हैं वो पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से। तो साकेत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है चैम्बर्स की। यंग जनरेशन के लॉयर्स के पास चैम्बर नहीं है। जो नए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि बार काउंसिल में हर साल 15 से 20 हज़ार मेंबर एनरोल्ड हो जाता है और 1000-2000 मेंबर साकेत में भी बन रहे हैं, उन सबके बैठने की व्यवस्था, ये सबसे बड़ा काम है ये। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करना है, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हालात ये हो गए हैं कि वकीलों के चैम्बर में घुस के जो क्लाइंट्स हैं या जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, किसी का काम उनके मुताबिक नहीं हुआ, वकीलों को आगे मार जाते हैं, चैम्बरों में गोलियां भी चल रही हैं, मर्डर तक हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगे। तो मेरा सबसे बड़ा काम ये रहेगा कि चैम्बर बनने चाहिए, उसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे अपनी। और दूसरा, नए बच्चों के लिए स्टाइफंड,
कि शुरू के 3 साल कम से कम उनको 5,000 रुपये बार एसोसिएशन से या बार काउंसिल से मिलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए सीनियर एडवोकेट के लिए? भाई सीनियर एडवोकेट से मेरी यही एक प्रार्थना है कि वो जूनियर्स को एकोमोडेट करें, उनको फाइनेंशियली भी, और जितना उनको काम सिखा सकते हैं वो सिखाएं भी। हमारा ये भी रहता है कि जैसे गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ डीएलएस से बना रखा है और गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती हैं तो कोशिश यही रहती है कि उसमें वकीलों को प्रायोरिटी दें। अभी पीछे जैसे 138 के केस बहुत ज़्यादा हैं तो रिटायर्ड जजेस को भी उसमें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया। तो मेरा तो गवर्नमेंट से ये रहेगा कि जो भाई नई जनरेशन के वकील हैं और एडवोकेट, आप उनके लिए वैकेंसी निकालें, जजेस की पोस्ट निकालें और उनको काम दें। आप ये नहीं कि आप जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी ले रहे हैं और आप फिर उनको जॉब भी दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वकीलों का जो है वो पार्ट एक तरीके से जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि हम लोगों को, नॉर्मल लोगों का, हम लोगों का एक सोच होती है कि बिना संघर्ष किए या बिना धरना दिए सरकार सुनती नहीं है। कई बड़े बड़े संघर्ष हुए, धरने पड़े हैं, तब जाके कई बड़े बड़े काम हुए। क्या आप ऐसे किसी संघर्ष या धरने पे शामिल हुए हैं पिछले अपने ड्यूरेशन में? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, प्रीक्लूडिंग जुरिडिक्शन के लिए पूरा इंडिया गेट का घेराव किया। हमने लॉ मिनिस्टर के यहाँ धरना दिया, हमने पुतले तक फूके। इवन हमारी बार काउंसिल के जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं उनके साथ भी नोकझोंक हो गई कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों इतना डिले हो रहा है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं आ रहा है या प्रीक्लूडिंग जुरिडिक्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो प्रीक्लूडिंग जुरिडिक्शन पे तो समस्या थोड़ी बहुत तक हल हुई है, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। उसके लिए हमने खूब धरने प्रदर्शन किए हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद सफलता मिलती है, आराम से गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी समस्याएं थी जो हमने धरना प्रदर्शन करके हल कराई हैं। आप इलेक्शन जीत के भी आए तो भी आपने काफ़ी समस्याएं हल करी, उससे पहले और उसके बाद भी करी। तो आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है? अगर आप समस्या अगर आपकी दूर होती है तो इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया, जब मैंने 2000 में वकालत स्टार्ट करी थी उस टाइम बार और बेंच का जो रिलेशन था बहुत अच्छा था। अब क्या हो गया है कि मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, वो न्यू कमर्स को एकोमोडेट नहीं करते हैं। डेट्स के लिए सीनियर, मैं कई बार कोर्ट्स में देखता हूँ कि इस डेट पे हम अवेलेबल नहीं है, आप दूसरी डेट दे दें। जजेस नहीं सुनते, डेट नहीं चेंज करते हैं, वो कहते हैं यही डेट है हमारे पास, और बड़ा ब्लंटली बोलते हैं क्योंकि उन लोगों ने अभी प्रैक्टिस करी नहीं है, सीधा एग्ज़ाम दिया है, जजेस की सीट उनको मिल जाती है, उनको ये पता ही नहीं है कि वकील की समस्या क्या है। हमारे यहाँ बार में, मैं ये नहीं कहता कि पिछले 2010 से और 2025 आ गया, 15 साल के अंदर बार में काम नहीं हुआ है। बार में काम हुआ है, लेकिन अभी उसको और हल करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया, 10 साल में एक भी बार मेंबर ने, मुझे तो नज़र नहीं आता कि किसी ने लेटर लिखा हो कि हमें चैम्बर ब्लॉक बनाना है। 2 ब्लॉक कोर्ट बिल्डिंग बन गई, जबकि जो नई हमारी पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर इतने सारे रूम्स हैं। नए ब्लॉक की उसमें ज़रूरत थी नहीं, ज़रूरत थी तो एडवोकेट चैम्बर की ज़रूरत थी, वो आप लोगों ने बनाया नहीं, क्योंकि जुडिशरी डे बाई डे एडवोकेट्स पे हावी होती जा रही है। बार और बेंच का रिलेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं रह गया है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए कि न्यू कमर्स को उनका हक मिले और जुडिशरी एडवोकेट्स को भी अपना पार्ट समझे, वो ये ना समझे कि जी जो हम कहेंगे वही ठीक होगा। हम ये नहीं कहते कि आप हमें अनड्यू एडवांटेज या रिलीफ दें। जो लॉ कहता है, लॉ के अकॉर्डिंग आप हमारी बात सुने, केस उस हिसाब से सुने, और जो उसमें आपको लगता है रिलीफ लॉ के अकॉर्डिंग वो आप करें, कम से कम एटलीस्ट सुना तो जाए। तो अब समस्या, इस सारी समस्याओं को देखते हुए लगता है कि मैदान में उतरना पड़ेगा। अपनी जो डिग्निटी डे बाय डे नीचे होती जा रही है। अब जैसे कि आप इस इलेक्शन को ही मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इलेक्शन हो रहा है 4 साल में हो रहा है, पिछला इलेक्शन हुआ 4 साल में हुआ। हमने अपनी गर्दन जुडिशरी के हाथ में दे दी है, अब जुडिशरी एडवोकेट्स का इलेक्शन कराएगी। तो यहाँ तक वकीलों को भी एजुकेट होने की जरूरत है इस बात के ऊपर कि हमें वहां ना जाना पड़े, हम अपनी समस्याओं को अपने वकील भाइयों में बैठ के निपटा लें। जितना आपका टाइम पीरियड है उसको टाइम पीरियड से इलेक्शन करा दें तो ये समस्याएं होंगी नहीं। मैं तो अभी कह रहा हूं आपके माध्यम से कि जो टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शन कराया जाएगा। मैं 2010-2012 में था, मैंने अपने प्रधान सेक्रेटरी को कहा, एडवोकेट्स कह रहे हैं, मेंबर्स कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, पर आप लोग इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद एक लेटर टाइप करके और 9 आदमियों के साइन करा के, सर प्रधान सेक्रेटरी का उसमें साइन नहीं था, मैंने कहा जी अगर आपने नहीं निकाला तो मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टाइम लिमिट है। हम अगर 1 साल के लिए चुनाव जीत के आए तो हमें 1 साल के अंदर काम करना है।
आप उसको 4 साल तक नहीं ले जाएंगे। तो सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। तो जैसे कि अब आपने डिसाइड कर ही लिया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे और मेरी तो शुभकामनाएं, आप जीते भी, तो आप अपने वोटर्स के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने वोट की अहमियत को पहचानें और सही कैंडिडेट को आप वोट करें, क्योंकि जब सही कैंडिडेट आते हैं, इलेक्शनों में इतना खर्चा हो रहा है, लोग अनाप शनाप पैसे खर्च कर रहे हैं, वोटों को खरीदा जा रहा है, तो फिर वो आपकी समस्या नहीं सुनते हैं। वो ये कहते हैं ये वोट हमने खरीदी, हम समस्या क्यों सुनेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सही चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लॉयर्स हैं, आपको जो ठीक लगता है उसको वोट करें। मैं अपने लिए अपील करूंगा कि आप मुझे वोट करें। धन्यवाद।